नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़े थे, स्टैटिक जीके में क्या पढ़े थे, पुरस्कार में क्या पढ़े थे, भारत रत्न पुरस्कार। तो भारत रत्न पुरस्कार मैं आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। जैसा कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार या वर्ण माला। तो जिसको हम पढ़ेंगे ही नहीं, इसको समझेंगे भी। इसको समझते हुए अच्छे से हम लोग इसको पढ़ा जाएगा। क्या करा जाएगा, पढ़ा जाएगा। चलिए हम आपको पढ़ाने से पहले एक कोटेशन सुनाते हैं। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्ण विचार। क्या शुरू करेंगे, वर्ण विचार में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ध्वनि। क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। चलिए अब हम देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को हम जब ध्वनि को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, तो वह क्या कहलाने लगता है, वर्ण कहलाने लगता है। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। वर्ण की और परिभाषाएं हैं, तो देखिए, भाषा की न्यूनतम एवं सूक्ष्मतम इकाई अर्थात जिसके और खंड न किए जा सके। भाषा की न्यूनतम एवं सूक्ष्मतम इकाई अर्थात जिसके और खंड या टुकड़े न किए जा सके, वह क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। तो कितनी परिभाषा हो गई, दो परिभाषा। तो यहाँ से दो प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को क्या कहेंगे, तो क्या बताएंगे आप लोग, वर्ण बताएंगे। क्या बताएंगे, वर्ण बताएंगे। भाषा की सबसे न्यूनतम एवं सूक्ष्मतम इकाई अर्थात जिसके और खंड या टुकड़े न किए जा सके, वह क्या कहलाएगा, वह भी क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। अब देखिए भाषा की वर्ण की तीसरी परिभाषा है, वर्ण की तीसरी परिभाषा। तो अगर इसको छोटे में कहा जाए तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो वर्णमाला। क्या देखेंगे, वर्णमाला। वर्णमाला कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। कितने शब्द से, दो शब्द से। एक शब्द है वर्ण और दूसरा शब्द क्या है, माला। क्या है, माला। माला मतलब होता है समूह। क्या होता है, समूह या समुदाय। समुदाय। वर्ण माने क्या होगा, अक्षर होगा। क्या होगा, अक्षर। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जो है मोतियों की क्या होती है, एक माला होती है। उस माला में मोती एक क्रम से गुहे होते हैं। क्या हुए, गुहे होते हैं। उसी तरह से फूलों की क्या होती है, एक माला होती है जिसमें फूल क्या एक क्रम से रखे होते हैं या गुहे होते हैं। उसी प्रकार हम लोग वर्णमाला की परिभाषा देखेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्ण जो क्या हो, एक व्यवस्थित क्रम में हो या एक व्यवस्थित समूह में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहेंगे, वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह। थोड़ा सा देखिए, या वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को, सुव्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला। वर्णों की सुव्यवस्थित या समूह या
क्रम को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। चलिए हम लोग अब यह देखते हैं कि जो कुछ अभी हम बताएं इसके पहले उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब आप लोग क्या आंसर देंगे, ध्वनि। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछने का क्या है, तरीका है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तब आप लोग क्या बताएंगे, ध्वनि बताएंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तब आप लोग क्या बताएंगे, वर्ण। क्या बताएंगे, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आप लोग क्या बताएंगे, तब भी आप लोग बताएंगे वर्ण बताएंगे। क्या बताएंगे, वर्ण बताएंगे। अर्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब आप लोग क्या बताएंगे, शब्द। शब्द क्या बताएंगे, शब्द। शब्द का क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। जैसे हो गया अरविंद, हो गया पंकज, हो गया सरोज, हो गया नीरज, हो गया राजू, ये सब किसकी परिभाषा है, ये सब कमल की पर्यायवाची है। तो ये सब क्या है, एक शब्द है। तो ये शब्द हैं, तो शब्द का क्या निकलेगा, अर्थ निकलेगा। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब क्या बताएंगे आप लोग, शब्द बताएंगे। भाव या भावार्थ के आधार पे, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, भाव या भावार्थ के आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगी, तब आप लोग क्या बताएंगे, वाक्य। क्या बताएंगे, वाक्य। अगर आप लोगों से पूछे भाषा की सबसे बड़ी इकाई, इस तरह पूछ ले भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तब आप लोग बताएंगे वाक्य। तब भी आप लोग क्या बताएंगे, वाक्य। भाव या भावार्थ के आधार भाषा की सबसे छोटी इकाई भी वाक्य है। क्या है, वाक्य। लेकिन भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य है। पूछा जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। क्या है, वर्ण है। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं एग्जामों में। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हम लोग वर्गीकरण। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, आप लोग क्या बताएंगे, 3। कितने भेद होते हैं, 3। वह कौन कौन से होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर होता है, ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर, ह्रस्व स्वर। एक होता है दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर, दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर होता है, दीर्घ स्वर। तीसरा कौन सा होता है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। ये किस आधार पर भेद हैं, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। कितने स्वर होते हैं, 3 स्वर होते हैं। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। ओष्ठ की आकृति के आधार पे, मतलब हम स्वर जो है बोलते हैं, तो हमारी ओष्ठ की आकृति किस प्रकार से बनती है, उसके आधार पे, ओष्ठ की आकृति के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग क्या बताएंगे, 2 भेद होते हैं। कितने भेद, 2 भेद। एक होता है वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, या इसी कहते हैं वृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर एक होता है, वृत्तमुखी स्वर। एक होता है अवृत्ताकार स्वर या अवृत्तमुखी स्वर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है अग्र स्वर, और एक होता है मध्य स्वर, और एक होता है पश्च स्वर। कौन सा स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद हो गए हैं, 3 भेद हो गए हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब देखते हैं हम लोग मुखाकृति के आधार पे हम लोग
जब स्वरों को बोलते हैं तो हमारी मुख की आकृति किस प्रकार से बनती है, उसके आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, 4 भेद होते हैं। कितने भेद, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है समृत स्वर, और दूसरा होता है अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, और तीसरा होता है विवृत स्वर, विवृत स्वर, और चौथा होता है अर्ध विवृत स्वर। कौन सा स्वर, अर्ध विवृत स्वर। तो मुखाकृति के आधार पे कितने स्वर हो गए हैं, 4 स्वर हो गए। जीवा के आधार पे कितने स्वर हो गए हैं, 3 स्वर हो गए। जीवा के आधार पे स्वर के कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए। मुखाकृति के आधार पे स्वर के कितने भेद हो गए, 4 भेद हो गए। ओष्ठ की आकृति के आधार पे स्वर के कितने भेद हो गए, 2 भेद हो गए। अगर आपसे पूछा जाए मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर के कितने भेद हो गए, तो कितने भेद हो गए, 3 भेद हो गए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए हम लोग अब इसके आगे इसको पढ़ते हैं एक एक कर। हम लोग देखते हैं, हम मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद होते हैं। तो अभी हम आप लोगों को बताए हैं मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वर के कितने भेद, 3 भेद। कौन कौन से होते हैं, पहला स्वर होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर, ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर होता है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के अन्य नामों से भी जाना जाता है। ह्रस्व स्वर को कई नामों से भी जाना जाता है। ह्रस्व स्वर या इसी कहा जाता है लघु स्वर। आपसे पूछे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर तो एक ही बात है। अगर आपसे पूछे एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, तब आप लोग क्या बताएंगे, तब भी आप लोग कहेंगे ह्रस्व स्वर को ही क्या कहा जा रहा है, एक मात्रिक स्वर कहा जा रहा है। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, और उसके बाद इसे कहा जाएगा छोटा स्वर। कौन सा स्वर, छोटा स्वर। इसे कौन सा स्वर और कहा जाएगा, छोटा स्वर कहा जाएगा। इसे कौन सा स्वर कहा जाएगा, छोटा स्वर कहा जाएगा। और इसे कौन सा स्वर कहा जाएगा, मूल स्वर, मूल स्वर। तो देखिए ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर और छोटा स्वर और मूल स्वर, तो इसे कई नामों से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ह्रस्व स्वर कितने होते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर, कौन कौन से होते हैं, तो क्या आप लोग बताएंगे। अच्छा देखिए, पहले तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, आप लोग क्या बताएंगे, स्वर कितने होते हैं। इसके पहले चलिए हम लोग देख रहे हैं स्वर कितने होते हैं। तो वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होंगे, 52 होंगे। अगर आप लोगों से पूछा जाए वर्णमाला में वर्णों की संख्या, और कुल न लगाए, अगर पूछे आप लोगों से वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तब भी आप लोग बताएंगे 52 होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं। अगर आप लोगों से पूछे वर्णमाला में मूल वर्ण, कौन से वर्ण, मूल वर्ण, अगर आप लोगों से मूल वर्ण शब्द प्रयोग करके पूछ लिया जाए वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तब आप लोग बताएंगे कितने होते हैं, 44 होते हैं। कितने होते हैं, 44 होते हैं। 44 कैसे होते हैं, देखिए 11 क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं, और 33 मूल व्यंजन होते हैं। 11 और 33 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, मूल वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हो जाएंगे, तो 44 हो जाएंगे। 11 और 33 44 कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। अगर पूछा जाए वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। वो कौन कौन से हैं, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अ, छोटी, छोटा ऊ, और क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या देखेंगे, दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर, दीर्घ
स्वर, इसी को कहते हैं संधि स्वर। कौन सा स्वर? संधि स्वर, या इसी को कहते हैं बड़ा स्वर, या इसी को कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। कौन सा स्वर? द्विमात्रिक स्वर, इसको क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। यहाँ तक समझ में आप लोगों को? दीर्घ स्वर, संधि स्वर, बड़ा स्वर, द्विमात्रिक स्वर, या इसी को कहते हैं गुरु स्वर। कौन सा स्वर? गुरु स्वर। यह कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। चलिए हम लोग देखते हैं 4 के बाद जितना बच रहा है आप लोग 11 में से लिख देंगे। अंग अ क्या होता है? अंग और अह यह जो है स्वर नहीं होता, यह क्या होता है? अयोगवाह होता है। क्या होता है? योगवाह होता है। इसको छोड़कर कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो 11 में से कितने? 11 में से 4 तो ह्रस्व स्वर हो गए, और ह्रस्व स्वर के बाद जितने स्वर बच रहे हैं कितने बचेंगे? 7। तो 7 को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या बचेगा? आ बचेगा, और बड़ा ऊ बचेगा, और क्या बचेगा? आ और बड़ी बचेगी, और बड़ा ऊ बचेगा, और ए, ऐ, ओ, और क्या बचेगा? औ बचेगा। तो ये सब क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्लुत स्वर। क्या देखेंगे? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होता है, प्लुत स्वर या इसी कहा जाता है पवित्र स्वर। कौन सा स्वर? पवित्र स्वर, पवित्र स्वर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर माने हैं कि ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में ह्रस्व वर्णों का 3 गुना समय लगे। कितना समय लगे? 3 गुना समय लगे। ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर या 3 गुना समय लगे, वह क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे क्या है? ओम, ओम पढ़ेंगे तो इसमें 3 गुना समय लगेगा। ओम। इसी तरह इस तरह देखेंगे आप लोग, इसे लिखा होता है इसे राम। इसे जो होता है प्लुत स्वर का ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है? संस्कृत में किया जाता है। ऐसे ऐसे करके आप लोगों को लिख दिया जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे राम। क्या पढ़ेंगे? राम। ओम। तो इसको ह्रस्व का कितना समय लग रहा है? 3 गुना। ह्रस्व का ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में ह्रस्व क्या 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 लगे? 3 गुना समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में कम समय लगे। ऐसे वर्ण जिन्हें बोलने में क्या कम समय लगे? क्या क्या लगे? कम समय लगे, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। और ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व का दुगुना समय लगे, ह्रस्व का दुगुना समय लगे, वे क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। और ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व का कितना समय लगे? 3 गुना समय लगे, वह कौन सा स्वर कहलाएगा? प्लुत स्वर कहलाएगा, या पवित्र स्वर कहलाएगा। प्लुत स्वर या पवित्र स्वर कहलाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्वर का अगला। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं स्वरों के वर्गीकरण में ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम लोग करेंगे तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ओष्ठ के आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण या स्वरों के भेद तो कितने होंगे? 2 भेद होंगे। एक भेद होगा वृत्तमुखी स्वर, या इसी कहते हैं वृत्ताकार स्वर। एक होता है अवृत्तमुखी स्वर, या इसी कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। तो चलिए हम लोग देखते हैं अवृत्तमुखी स्वर कौन से होते हैं। तो ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में हमारा जो है हमारा ओठ वृत्त के आकार धारण कर लेता है, वृत्त का आकार धारण कर लेता है, या हमारा ओठ क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। तो उस ऐसे स्वर क्या कहलाएंगे? वृत्तमुखी स्वर। और ऐसे स्वर जिन वर्णों को बोलने में या जिन स्वरों गोल आकृति में नहीं आता है या गोल आकृति नहीं धारण करता है, तो वह क्या कहलाएगा? अवृत्तमुखी स्वर कहलाएगा। तो जैसे देखिए वृत्तमुखी स्वर होता है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ होता है, और क्या होगा? औ होगा। तो ये 4 क्या होंगे? वृत्तमुखी स्वर। तो इसको बोलेंगे, बोलिए ऊ, ऊ, ओ और औ। ऊ, ऊ, ओ, औ।
इस तरह बोलेंगे तो आपका मुख ओठ क्या होगा, आपका ओठ क्या होगा, गोल आकृति धारण कर लेगा। कैसा आकृति, गोल आकृति धारण कर लेगा। तो ये क्या कहलाएंगे, वृत्तमुखी स्वर। उसके बाद जो बच जाते हैं वह किस में चले जाएंगे, अवृत्तमुखी स्वर में। तो इसमें क्या बच रहा है, आ बच रहा है, अ, या फिर क्या बच रहा है, आ बच रहा है, फिर ई बच रहा है, फिर बड़ी बच रहा है, फिर क्या बच रहा है, ए बच रहा है, फिर क्या बच रहा है, अ बच रहा है, और फिर क्या बच रहा है, री बच रहा है। ये सब किस में चले जाएंगे, अवृत्तमुखी स्वर में। अब हम लोग देखते हैं स्वरों के वर्गीकरण में जिह्वा के आधार पे। किसके आधार पे, जिह्वा के आधार पे स्वरों का क्या वर्गीकरण। तो जिह्वा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, तो जिह्वा के आधार पे स्वर का वर्गीकरण करेंगे या स्वर का भेद, जिह्वा के आधार पे स्वर के भेद। तो जिह्वा के आधार पे स्वर के कितने भेद होंगे, तो क्या आप लोग बताएंगे, जिह्वा के आधार पे स्वर के कितने भेद, 3 भेद होते हैं। कितने भेद, 3 भेद होते हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पे या जिह्वा के आधार पे स्वर के कितने भेद होंगे, 3 भेद होंगे। एक होता है अग्रस्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है, एक पश्च स्वर होता है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि अग्रस्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, मध्य स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं। तो ये जो है भूलता बहुत जल्दी है। तो चलिए हम इसको याद करने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं। देखिए आप लोग क्या करेंगे, 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। देखिए अ, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, ओ। कितने हो गए, 11 स्वर हो गए हैं। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। कितने हो गए, 11 स्वर हो गए। इसमें से हम लोग पहले अ को कहाँ उठा के रख देंगे, इसमें कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे मध्य स्वर में। तो अ कौन सा स्वर होता है, मध्य स्वर होता है। उसके बाद ये देखिए पहला है, दूसरा है, तीसरा। तो जिसकी आकृति 3 के आकार की तरफ हो, इस तरह हो, जिसकी आकृति 3 के आकार की हो, 3 की तरह हो, उसको हम लोग कहाँ रख देंगे, उठा के तीसरे में रख देंगे। तो ऐसे क्या कौन कौन से वर्ड हैं, इसकी आकृति कैसी है, 3 के आकार की। इसकी कैसी है, 3 के आकार की। इसकी भी उसी प्रकार की है, और इसकी भी है और उसकी भी है। तो इसको रख देंगे, इसको, इसको और इसको। इन सबको उठा कहाँ रख देंगे, आ, और उसके बाद छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये सब क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर हो जाएंगे। उसके बाद जो बच रहा है वह क्या हो जाएगा, अग्र स्वर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अग्र स्वर हो गया। क्या क्या बचा है, ई, ए, ऐ और री। ई, बड़ी, ए, ऐ और रे। ये सब क्या हो जाएंगे, अग्र स्वर हो जाएंगे। तो जिह्वा के आधार पे स्वर का भेद कितना होता है, 3 होता है, जिसमें से एक अग्र स्वर, मध्य स्वर और क्या होता है, पश्च स्वर होता है। अग्र स्वर में कौन कौन से आएंगे, पश्च स्वर में कौन कौन से आएंगे और मध्य स्वर में कौन कौन से आएंगे। तो मध्य स्वर में अ को पहले उठा के रख देंगे, तो अ किस में आएगा, मध्य स्वर में आएगा। और ये तीसरे स्थान पे है। तो 3 वाली आकृति के जितने भी स्वर होंगे उसको उठा के कहाँ रख देंगे, पश्च स्वर में रख देंगे। और उसके बाद 11 स्वरों में जो बच रहा है वो सब कहाँ रख देंगे, अग्र स्वर में रख देंगे। तो अग्र स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छोटी, बड़ी, ए, ऐ और री। मध्य स्वर क्या होता है, अ होता है। पश्च स्वर क्या होता है, आ, उ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये सब क्या होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। तो चलिए हम लोग इसके आगे अब देखेंगे, क्या देखेंगे, हम लोग देखते हैं मुखाकृति के आधार पे स्वर के भेद। किसके आधार पे, मुख आकृति के आधार पे स्वर के कितने भेद होंगे, मुखाकृति के आधार
पे स्वर के 4 भेद होंगे। कितने भेद होंगे? 4 भेद होंगे। मुख आकृति के आधार पे स्वर के कितने भेद? 4 भेद। एक भेद होगा संवृत स्वर, एक होगा अर्ध संवृत स्वर, एक होगा विवृत स्वर और एक होगा अर्ध विवृत स्वर। संवृत स्वर मतलब संवृत स्वर में क्या होगा? मुख जो है बंद रहेगा। मुख क्या रहेगा? बंद रहेगा। ऐसे स्वर बोलने में मुख क्या है? बंद रहेगा। और अर्ध संवृत स्वर में ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में मुख आधा क्या हो? खुला हो। क्या हो? आधा। इसमें तो बंद रहेगा। ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में मुख क्या है? बंद रहे। और ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में मुख आधा खुला रहे। और ऐसे स्वर विपरीत मतलब होता है ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में मुख पूरा खुला रहे। क्या रहे? ओपन रहे, पूरा ओपन रहे। वो क्या कहलाएगा? विपरीत स्वर कहलाएगा। और अर्ध विपरीत स्वर मतलब ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में मुख आधा खुला रहे। क्या खुला रहे? आधा खुला रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं संवृत स्वर। तो संवृत देखिए, इसको भी, ये भी भूल जाता है बहुत जल्दी, तो इसको भी याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बताएंगे आपको। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, जो स्वर हम लिखेंगे अ, आ, ई, बड़े, ओ, बड़ा ओ, रे, क्या लिखेंगे? तो देखिए, इसमें से हम आ को उठाकर कहाँ रख देंगे? आ को मतलब जिसमें पूरा मुख खुला रहे। तो आ को बोलिए आ, क्या हो जाएगा? आ। तो इसको कहाँ रख देंगे? विवृत स्वर। कहाँ रख देंगे? विवृत। अगर पूरा मुख आ में खुल रहा है, ये किससे मिलके बना है? अ प्लस अ से मिलके बना है। तो जब आधा रहेगा तो अ कहाँ चला आएगा? अर्ध विपरीत में। आधा रहेगा। अगर पूरा है, आ है, ये कहाँ चला जाएगा? विपरीत में। तो अगर इसका आधा रहेगा तो अर्ध विपरीत में। तो अ कहाँ आ जाएगा? अर्ध विपरीत में। और आ कहाँ चला जाएगा? विपरीत में। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? और जो उसके बाद शुरू का जो बच रहा है, इसको उठा कहाँ रख देंगे? ये पहला है, इस पहले वाले में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? इस पहले वाले में। इन सबको जो बच रहा है इस लाइन का, उसको कहाँ रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे। छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, फिर उसके बाद री। ये कितना हो गया? 5 हो गया। यह कौन सा हो गया? संवृत स्वर। अब क्या करेंगे? हम लिखते हैं ए, फिर उसके बाद इसके बाद क्या रखते हैं स्वर में? ए, फिर उसके बाद ओ, फिर क्या लिखते हैं? औ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? औ। तो हम लोग इसको ले लेंगे और क्या लेंगे? इसको ले लेंगे। देखिए, इसको कहाँ रखेंगे? इसको यहाँ पे रख देंगे ए को, और इसको कहाँ रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे। अब इसमें से क्या करेंगे? जो छोटा वाला ओ है, जो ओ है, इसको कहाँ रखेंगे? ओ को ऊपर वाले में रख देंगे और औ को कहाँ रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए, अब क्या हो गया? संवृत स्वर कितने हो गए? 5 हो गए। छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, रे। ये कितने हो गए? ये कौन हो गए? संवृत हो गए। और अर्ध संवृत स्वर ए, ओ। अर्ध संवृत स्वर हो जाएंगे विवृत स्वर आ, अर्ध विवृत स्वर अ, ए, औ। अ, ए, औ। क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो अब आप लोगों को हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मुख आकृति के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं: संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। तो चलिए हम लोग अब इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। क्या देखेंगे हम लोग? स्वरों का उच्चारण स्थान। तो स्वरों को उच्चारण स्थान में हम लोग देखते हैं अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ई और ई का उच्चारण स्थान तालु होगा। क्या होगा? तालु होगा। ई और ई का उच्चारण स्थान तालु होगा। ऊ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा? हम लोग क्या बोलेंगे? ऊ, ऊ। तो कहाँ से आवाज आ रही है? ओष्ठ से। कहाँ से? ओष्ठ से। कंठ, तालु, ओष्ठ। और अगर हम री का उच्चारण स्थान देखें तो यह क्या हो जाएगा? मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा।
चलिए एक चीज़ हम भूल गए हैं, नहीं बताएं आप लोगों को। तो देखिए इन सब का उच्चारण स्थान बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ संयुक्त स्वर। क्या हम लोग बोले हैं? संयुक्त स्वर आप लोगों को नहीं बताए हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर मतलब दो स्वरों से मिलकर बना हो। ऐसा स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बना हो, ऐसा स्वर जो स्वरों से मिलकर बना हो, अन्य स्वरों के मिलकर बना हो, दो स्वरों से मिलकर बना हो, तो वह क्या कहलाएगा? संयुक्त स्वर कहलाएगा। तो संयुक्त स्वर जो है कौन कौन से हैं? ए है, ऐ है, ओ है और ए, ऐ, ओ और ए, ऐ, ओ और औ। कितने होते हैं? चार होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? चार होते हैं। ए किससे किससे मिलके बना है? अ या आ प्लस ई या बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फिर उसके बाद अ आ प्लस ए मिलके क्या बना है? अय बना है। क्या बना है? अय बना है। अ या आ प्लस उ या बड़ा ऊ बनकर क्या मिलकर क्या बना है? ओ बना है। क्या बना है? ओ बना है। औ, अब औ देखेंगे। अ या आ प्लस और ओ मिलके क्या बना है? औ बना है। क्या बना है? औ। अगर आप लोगों को यह पता रहेगा तो आप लोग इसका उच्चारण स्थान निकाल लेंगे। तो अब बताइए अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। और ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो इन दोनों से मिल के बना है क्या? ए। तो ए का उच्चारण स्थान क्या? ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। क्या हो जाएगा? कंठ तालु। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। अब देखिए अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। और उ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। कंठ और ओष्ठ मिलके क्या बना? कंठ और ओष्ठ मिलके कंठोष्ठ बना है। इनका उच्चारण स्थान ओ और औ का क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। तो अब देखिए, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को समय समय पर जब भी हम वीडियो डालेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।